नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आंखें हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही संवेदनशील। इन आंखों का ख्याल कैसे रखें, इसी मुद्दे पर आज इस वक्त हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा और इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अभी होली का मौका है और होली के मौके पर कई बार हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव जो हैं वो एलर्जी का शिकार हो जाती है। तो किस तरह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहिता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सीनियर आई सर्जन हैं, जो चेयरपर्सन हैं तिरुपति आई सेंटर की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहिता जी। शुरुआत होली से करती हूँ क्योंकि होली पास है। होली के मौके पर अपनी आंखों का ख्याल हम कैसे रखें, क्योंकि रंग गुलाल तरह तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो जाता है, तो कैसे रखें ख्याल? होली का त्यौहार सामने है और हम हर जगह देख रहे हैं बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है। ये माहौल बना रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों के ध्यान में होली के समय पे दो चीज़ें हमारे मन में आती हैं। सबसे पहला है होली, मतलब सबसे पहला हो गया कलर या रंग, और दूसरी चीज़ हो गई गुब्बारे। ये दोनों चीज़ों के बिना होली का हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अधूरी है। लेकिन यही दोनों चीज़ें हैं जिनका हमें खास ध्यान भी रखना है कि जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहें। जहाँ हम कलर्स या रंग की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें और केमिकल्स ना यूज़ करें, क्योंकि केमिकल्स जो हैं हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये जितने भी केमिकल कलर्स हैं इसमें क्रोमियम, कॉपर, एस्बेस्टॉस, एल्कली, इवन एसिड्स, ये सब चीज़ें इन कलर्स में हैं। तो ये अगर कलर आँख में गए तो ये आँखों को ज़रूर नुकसान देंगे। और जो नुकसान होता है वो इस तरह का होता है कि कुछ लोगों को तो सिर्फ आँखों में लाल, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा पानी होगा। ऐसे में वो हल्के से अपनी आँखों को धो लेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के केस में ये केमिकल्स जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है, यानी कि कॉर्निया जो होता है आँखों का, उस पर असर करते हैं। और उस पर जो ये असर करते हैं उसमें उस कॉर्निया को छील देते हैं। और जब कॉर्निया हमारा छिल जाएगा तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है जी। और तो ये बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशील मसला हो जाता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, अब दो पार्ट होते हैं, एक होली से पहले, एक होली के बाद। होली से पहले क्या कोई प्रिकॉशन है? कलर का सिलेक्शन हम ध्यान से करें, वो हमारा फैसला है, लेकिन सामने वाले ने ध्यान से किया है कि नहीं किया, ये हमारा फैसला नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आजकल, क्योंकि कई बार जो रंग मिल रहे होते हैं मार्केट में, ये भी देखा गया है कि उस पर लिखा है ऑर्गेनिक कलर, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो सही पहचानने का ऐसा तो तरीका नहीं है। जो लिखा है आप वही पढ़ेंगे, लेकिन सही जगह से खरीदें, ऐसी दुकान से खरीदें जहां आपको लगे कि रिलायबल मिल जाएगा, तो वो कलर शायद केमिकल ना होके ऑर्गेनिक कलर्स होंगे। वैसे हम तो रिकमेंड करते हैं कलर्स से खेलें ही ना, फूलों की होली खेलें, तो उससे सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी आपकी आँख। और अगर आंखों में कुछ चला जाए, रंग या गुलाल, और इरिटेशन होने लगे, एलर्जी होने लगे, तब क्या करें? जब भी आंख में कुछ जाता है तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है कि हम ज़ोर से मलते हैं, या दूसरी चीज़ हम जल्दी से जाके ज़ोर ज़ोर से पानी के छपके देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमको नहीं करनी। अगर पानी का छपका देना तो सही माना जाता है अमूमन, तेज छपके नहीं देने, हमको धीरे धीरे आँख को धोना है, क्योंकि यानी कि हाथ में से पानी लेकर उसे आंखों को हल्के से आँख के ऊपर वो कर देना है। अगर हम तेज छपके देंगे तो फिर जो चीज़ छिल गई थी वो छिला और भी बढ़ने का चांस है। और अगर हम मलेंगे आँख को तो जो भी डैमेज है वो, और कलर भी स्प्रेड होगा, वो डैमेज भी बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमको नहीं करनी है। हल्के से आँख को धोएं और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर मोहिता, अमूमन जब भी होली खेलने के लिए हम खुद को तैयार कर रहे होते हैं तो अब ये आम बात है कि लोग शरीर में ऑयलिंग कर लेते हैं, बालों में तेल लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं, कुछ ऐसा कि रंग बहुत ज़्यादा चढ़े नहीं, बाद में धोना आसान हो जाए। क्या आंखों के लिए भी ऐसा कुछ है जो किया जा सकता है? आँखों के लिए हम प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन सकते हैं। हालांकि लोग पसंद नहीं करते कि हम गॉगल्स पहन के होली खेलें, लेकिन अगर हमें बचाव करना है तो आँखों में हम गॉगल्स पहन सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन रहे। और अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो हम उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्ट लेंस में अगर कलर चला गया तो वो धीरे धीरे निकलता रहेगा और वो डैमेज को और बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा तीसरी एक चीज़ है जिससे कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो सकता है, वो है कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स। अगर हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स अगर आँख में डाल लें
कॉमन लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हर जगह मिलते हैं, अगर हम उसको आंख में डाल लें तो कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। यानी कि जब आप होली खेलने के लिए घर से निकलें तो तमाम तैयारियों के साथ एक तैयारी ल्यूब्रिकेंट का आई ड्रॉप यूज करना भी है। आफ्टर होली भी कुछ है इसी तरह का काम? अगर होली के समय हमें कोई नुकसान होता है आँख में तो फिर यह है कि हमें उसका इलाज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी आंखें सुरक्षित रहीं तो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जब गुब्बारे फेंके जाते हैं, लेकिन अगर गुब्बारा फेंका जाए और आंख पे लग जाए तो वो हम उसको ब्लंट इंजरी कहते हैं, ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। वो आई के प्रेशर को बढ़ा सकता है और आई का प्रेशर बढ़ गया तो पीछे का पर्दा भी डैमेज हो सकता है। तो अगर आँख के ऊपर सीधा ऐसे गुब्बारा लग रहा हो तो वो चीज़ को अवॉइड करना है। अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने गाड़ी के शीशों को बंद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, जिससे कोई सडनली ऐसा गुब्बारा ना मार दे। और अगर गुब्बारा लगने के बाद हमको लगता है कि विजन एकदम से डाउन हो गई तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि इसका मतलब आंख में कुछ ना कुछ रेटिना पे डैमेज हुआ है। ये इस बात को ध्यान रखिए। और आपके बच्चे भी अगर गुब्बारे फेंक रहे हैं तो उन्हें इस बात को बताइए कि डायरेक्ट किसी के चेहरे को हिट नहीं करना है, कोशिश करें कि डायरेक्ट चेहरे पर हिट ना हो, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अब अगली बात, होली से आगे बढ़ते हैं, बात आंखों की हो रही है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का ये। और इन दिनों जिस तरह का लाइफस्टाइल है, चाहे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, या पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है, आंखों में जलन, खुजली, पानी आना, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, क्यों? आजकल जो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन आया है वो है स्क्रीन्स। हम चारों तरफ से स्क्रीन से घिरे हुए हैं और इससे बचाव भी नहीं है। बिना स्क्रीन्स के आजकल किसी का काम भी नहीं चल रहा है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी स्क्रीन्स हो वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, स्क्रीन्स ज़रूरी हो गई हैं। तो स्क्रीन्स पे जब एक्सपोजर होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, क्योंकि हम डायरेक्टली स्क्रीन को स्टेयर करते हैं, हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आंखें नहीं हम झपकाते, तो इसकी वजह से आंख में ड्राइनेस होती है। और अगर ड्राइनेस होती है तो फिर आई को वेट करने के लिए बार बार पानी आएगा, साथ में जलन होगी, इरिटेशन होगा। ये सब सिम्टम्स जो आपने अभी बताए वो एक्चुअली ड्राइनेस रिलेटेड होते हैं। आई ड्राई है, सिम्टम उल्टा है, यानी कि पानी आ रहा है उसको वेट करने के लिए। तो ये सबसे पहली चीज़ जो होती है स्क्रीन्स के आगे होती है। दूसरी चीज़ जो स्क्रीन्स के आगे होती है वो होता है ग्लेयर, क्योंकि स्क्रीन है तो एकदम से ग्लेयर बहुत ज़्यादा आएगा। उस ग्लेयर की वजह से भी आंखों में स्ट्रेन होता है, और इस ग्लेयर को बचाने के लिए हम लोग बताते हैं कि आप एंटी ग्लेयर चश्मा पहनिए, आप स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाइए। तो ये प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। सिमिलरली ड्राइनेस के लिए अगेन हम लुब्रिकेंट्स एडवाइस करते हैं। एंटी ग्लेयर चश्मों के बारे में मैं और डिटेल से आपसे जानना चाहूँगी, और स्क्रीन के बारे में, बट उससे पहले बात बच्चों की कर लेते हैं। बच्चों के लिए भी अब मजबूरी, उनके होमवर्क्स आते हैं फ़ोन पर। आफ्टर कोरोना बिल्कुल चेंज हो गया है सिस्टम। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। वो होमवर्क बना रहे हैं फ़ोन की मदद से, वो क्लासेस कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं फ़ोन की मदद से। इन दैट केस वो क्या करें? जैसे कि आपने कहा, बच्चों को स्क्रीन से तो पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता, फिर उन्हें टीवी भी देखना ही है। ये किया जा सकता है, जहाँ ज़रूरी नहीं है उस स्क्रीन टाइम को कम किया जाए। अक्सर हमारे पास माँ बाप आते हैं, कहते हैं कि इस बच्चे को डांट के समझा दीजिए कि स्क्रीन ना यूज़ करे, लेकिन स्क्रीन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है असेंशियल है। तो कुछ समय जहाँ पर एसेंशियल चीज़ें नहीं हो रही हैं वो कम की जा सकती हैं। लेकिन एक और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम जनरली सलाह देते हैं और जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि कितना घंटे आप स्क्रीन पर हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितना घंटे आपका स्क्रीन का ऑफ टाइम है। यानी कि बच्चे कम से कम 1.5 घंटा अगर आउटसाइड एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे वो खेलें चाहे वो घूमें, तो उससे क्या होता है कि आँख के इंटरनल मसल्स रिलैक्स होते हैं। इंटरनल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो स्क्रीन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आजकल बहुत जल्दी पावर आ रहा है, पावर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ये सब कम हो जाता है। ये इनफैक्ट ये एक तरह से एक्सरसाइज है आंखों के लिए, बच्चों का बाहर रहना। एग्जैक्टली, ये चीज़ स्टडीज से प्रूवन है कि जो बच्चे कम से कम 1.5 घंटा बाहर अपना स्पेंड करते हैं उनमें चश्मा आने का चांस कम होगा और चश्मा तेज़ी से बढ़ने का चांस कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। डॉक्टर मोहिता, अगला सवाल मेरा बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। बच्चे ठीक है स्क्रीन देख रहे हैं, बट बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी बच्चों की आंखों में पावर आ जाता है और वो बता नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या। बच्चा 1 साल 2 साल
3 साल का है, उसे धुंधला दिख रहा है लेकिन वो शेयर नहीं कर सकता कि उसके साथ समस्या है, ये कैसे पता चले? ये बहुत ही अगेन अहम सवाल है बच्चों के केस में स्पेशली, क्योंकि बच्चा कभी ये नहीं बता पाता कि मुझे कम दिख रहा है, या बच्चा ये भी नहीं कहता कि मेरे सिर में दर्द होता है, जो एक बड़ा इंसान कह सकता है। वो तो सिर्फ अपनी किताबें या जो भी पढ़ रहा है उसको अलग रख देगा। तो कुछ टेल साइंस हैं जिससे माँ बाप को ये पता चल सकता है कि बच्चे की आँख में शायद कोई प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहला है, अगर बच्चा आँखों में छोटी छोटी आंखें कर रहा हो। कई बच्चे ऐसे छोटी छोटी आंखें करते हैं, छोटी छोटी आंखें करके वो अपने पावर को न्यूट्रलाइज करते हैं, या टीवी या स्क्रीन के पास जा रहे हैं, तो फिर तो ये समझ ही आ जाएगा कि शायद कुछ ना कुछ आंख में प्रॉब्लम है। या किताब पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत पास जा रहे हैं, नॉर्मल डिस्टेंस पे रखने को तैयार ही नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा अपने हेड के पोस्चर को चेंज कर देता है, जैसे कि या तो टिल्ट कर देगा एक तरफ को या दूसरी तरफ को, या फिर ऐसे करके बच्चा देखेगा। अगर नॉर्मल नहीं देख रहा बच्चा तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या उसकी आंख में है। यानी ये वो लक्षण है जब किसी भी पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए। स्कूल में अगर टीचर्स को भी ऐसा कुछ दिखे तो उन्हें भी चाहिए कि वो बता दे ताकि समझ में आ जाए। कई बार होते हैं कि बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो कॉपी में जो लाइनें बनी है उससे ऊपर नीचे लिख रहे होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि सीधे क्यों नहीं लिख रहे हो, लेकिन उनकी समस्या नहीं समझ पा रहे होते हैं। ये भी एक हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार तो बच्चे की आंख की चेकअप होनी ही चाहिए, चाहे कोई समस्या हो या ना हो, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ हैं जो अगर टाइमली पता चल जाएं तो बच्चे की आंख को बचाया जा सकता है। आपने डिजीज़ की बात कही, डायबिटीज़ और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका असर आंखों पर होता है, क्या बच्चों में भी होता है वो? डायबिटीज़ आजकल यंग एज में भी देखी जा रही है। जब यंग एज में अगर डायबिटीज़ होती है तो उसमें आँख के पर्दे पे बहुत जल्दी असर होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अगर किसी एडल्ट में डायबिटीज़ है और पर्दे के ऊपर इफ़ेक्ट है तो कम से कम 5 साल लग जाएंगे, 5 से 10 साल के बाद कोई असर आएगा। लेकिन अगर यंग एज में डायबिटीज़ है तो वो इमीडिएट असर आएगा पर्दे के ऊपर। किस तरह का असर होता है? ये असर आता है आँख के पर्दे पर। आँख में सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है आँख का पर्दा। आप ऊपर से जो देख रहे हैं ये आँख ऐसे राउंड बॉल की तरह होती है, और पीछे के हिस्से को पर्दा कहते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है एक नस द्वारा। इस पर्दे पर असर आता है, और जो असर होता है इसमें कुछ ब्लड स्पॉट्स आते हैं, कुछ स्वेलिंग आती है आँख के पर्दे पर। और जब ब्लड स्पॉट्स और स्वेलिंग आती हैं तो नज़र एकदम से डाउन होती है, और जो नज़र चली गई वो वापस नहीं की जा सकती, वो एक परमानेंट डैमेज है। देखिए, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि साल में एक बार आई चेकअप ज़रूर करवाएं, पूरी फैमिली का करवाएं तो अच्छा है, बच्चों को भी इंक्लूड रखें उसमें। बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि शायद ये डॉक्टर्स के चोचले हैं ताकि फ़ी ले सकें और डॉक्टर्स अपनी दुकान चला सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी भलाई के लिए ये बातें हो रही हैं। बड़ों की बात कर लेते हैं। बड़ों की लाइफ स्टाइल, शुगर, तमाम तरह की बीमारियाँ, उनका आँखों पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? और आप कोई एग्जाम्पल हो किसी बच्चे का या किसी बड़े का जिन्हें पता ही नहीं चला और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया? सबसे पहले तो बच्चों का आपने पूछा तो बच्चों के ही एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल एक एपिडेमिक आया हुआ है मायोपिया का। मायोपिया यानी माइनस पावर ऑफ ग्लासेस, चश्मे का माइनस का नंबर। जहां 8 से 10% बच्चों को चश्मा लगता था, आज के टाइम में करीब 40% बच्चों को चश्मा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ रिलेटेड टू स्क्रीन्स है, क्योंकि स्क्रीन के आगे इंटरनल मसल्स एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से माइनस पावर्स आते हैं। जहां 10 से 12 साल के बच्चों को चश्मा शुरू होता था, आज 4 से 6 साल के बच्चों को चश्मे का नंबर शुरू हो रहा है। चश्मा तो चश्मा है, अगर लगाया या नहीं लगाया, कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं चश्मा है तो चलेगा, लग गया तो लग गया, और नंबर है भी 5 साल की एज पे भी आ गया, वो तो नंबर ही है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है, अगर माइनस नंबर का चश्मा है तो उसमें पर्दे के ऊपर, आँख के पर्दे के ऊपर होल्स यानी कि टीयर्स या छेद बनने का डर रहता है, और पर्दा अपनी जगह से हिल भी सकता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जो एक ब्लाइंडिंग कंडीशन है। इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपने मुझसे एक एग्जांपल पूछा तो वही मुझे एकदम से याद आया कि एक बच्चा, हम उसे कुछ साल पहले चेक कर रहे थे। जैसे आप समझते ही हैं, बच्चे के माँ बाप जब लेकर आते हैं बच्चों को, अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी छोड़ दीजिए, ये करा नहीं रहा चेकअप। तो उसमें जब हम रेटिना चेक करते हैं, उस बच्चे का हाई माइनस पावर था, हमने रेटिना चेक करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें लाइट बहुत पड़ती है आँख पे। तो बच्चे की माँ ने कहा डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए इसको ना, ये ऐसे बच्चा इरिटेट हो रहा है, हमें नहीं कराना। हमने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और वो लोग चले गए। कुछ साल के बाद हमारे हॉस्पिटल से एक ब्लाइंड स्कूल में
चेकअप के लिए हम लोग गए थे। हम लोग, ये हमारी एक एक्टिविटी होती है ब्लाइंड स्कूल में, हम जाके ये देखते हैं कि किसी का कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं, एज अ सोशल कॉज। तो वो बच्चा जो मैंने उस समय देखा था, उसको देखा जो बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा था, बहुत ही नखरेबाज बच्चा, बहुत रोना धोना, मैंने देखा वही लड़की आ रही है सामने से और दोनों आंखों से उसको नज़र नहीं आता, वो ब्लाइंड स्कूल में एडमिटेड है। और जैसे कि आप जानते हैं, जब ब्लाइंड कोई हो जाता है तो वो नीचे देखता है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। वो नीचे देखते हुए चली आ रही थी। मुझे इतना दुख हुआ उस समय, मुझे लगा काश कि इस बच्चे का हमने उस दिन और थोड़ा फोर्स करके चेकअप किया होता, काश इनके पेरेंट्स को ये समझ आई होती कि इसका रिपरकशन क्या होता है, तो आज हम इस चीज़ को बचा सकते थे। तो इतना ज़रूरी है ब्लाइंडनेस से बचना और टाइमली चेकअप कराना और ट्रीटमेंट कराना। बहुत ज़रूरी है ये। बहुत ही जो आपने एग्जाम्पल दिया, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला एग्जाम्पल है। और यही आपके जहन में भी आ रहा होगा कि काश चेकअप करवा लिया गया होता तो शायद वो स्थिति ना आती। अब एक और समस्या है, लोग जाते हैं ऑप्टिकल्स के पास, वहाँ जाते हैं, वो आई चेकअप कराते हैं, चश्मा बनवाकर 2 दिन में घर ले आते हैं चश्मा, वर्सेस हॉस्पिटल में जाकर, आई सेंटर में जाकर प्रॉपर चेकअप कराना, जिसमें 2-3 दिन तो चेकअप में ही लग जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं आपको किस तरह का चश्मा चाहिए, कितने पावर का चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव चाहिए, सिंपल रीडिंग चाहिए या दूर का चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि लोग थक जाते हैं, इरिटेट होते हैं कि हॉस्पिटल में इतना टाइम क्यों लग जाता है, एक चश्मा ही तो बनवाना है। चश्मा चेक होना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। चश्मा जब चेक होता है तो वो उसका प्रॉपर चेक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल शॉप्स में हर जगह गलत ही चश्मा चेक हो रहा है, कई जगह पे बहुत अच्छी तरह से, सही तरीके से वहाँ पर चश्मा चेक होता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है एज डॉक्टर्स कि हम करेक्ट तरीके से चेक करें। करेक्ट तरीका मतलब हुआ कि उसमें आई ड्रॉप्स भी डाले जाएंगे आँख में, आपको थोड़े दिन घंटा भर बैठना भी पड़ेगा, और उस दिन आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको 2 दिन बाद बुला के फिर नंबर दिया जाएगा। ये करेक्ट तरीका है। ज़रूरी नहीं सब में ही ये करेक्ट तरीका, इसी तरीका यही करेक्ट होता है। कई बार एडल्ट्स में हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उनको ये ड्रॉप्स डाल के चेक करें, हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं नंबर और वो दिया जाता है। लेकिन साथ के साथ जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर, या आई सर्जन के पास जाते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है आँख में। इसके अलावा क्योंकि आपका एक जनरल चेकअप भी हो जाता है कि आपको कोई काला मोतिया, कोई सफ़ेद मोतिया, आपके रेटिना पे कोई और चीज़ तो नहीं है। और अगर बच्चा है तो उसमें कोई लेज़ी आई नाम से कंडीशन होती है जिसमें नंबर से पूरा नहीं ठीक हो पाता चश्मा, क्योंकि चश्मा कई बार बच्चों ने पूरी तरह लगाया नहीं होता, तो पूरा जो रेटिना है वो वीक हो जाता है और पूरा नहीं ठीक हो पाता। तो कहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। या इसके अलावा कई बार ये सूडो पावर होता है, फॉल्स पावर होता है, कोई आई स्ट्रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस, तो कहीं ये उसकी वजह से तो पावर नहीं है। तो ऐसे में हम लोग एक्सरसाइजेस कराते हैं, पहले जो आर्टिफिशियल पावर है उसको हटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं या तो चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है या नंबर काफ़ी कम हो गया। तो करेक्ट पावर लगाना जरूरी है। मैम ये भी जानना तरीके से चेक होना चाहिए जहाँ भी हो। क्या एक बार चश्मा लग गया, पावर यानी कि डिटेक्ट हुआ है और चश्मा लग गया, क्या चश्मा हट भी सकता है? एक बार चश्मा लग जाए तो ये हट जाए, ये तो ना के बराबर पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन एक बार चश्मा लग जाए, उसकी स्पीड ऑफ इंक्रीज को घटाया जा सकता है। उसके तरीके हैं बच्चों में, और ये कुछ नए तरीके हैं, लास्ट 3 to 4 years में ही आए हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आई ड्रॉप्स हैं जो रात को एक बार डालनी होती है बस आँख के अंदर, और एक तरह के स्पेशल मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस हैं। वो चश्मा जब बच्चे लगाते हैं, नॉर्मल चश्मा जैसे ही दिखता है लेकिन उसका लेंस में कुछ अलग टेक्नोलॉजी होती है, वो जब लगाते हैं तो जो इंक्रीज़ होना है पावर का वो 60 to 100% कट डाउन हो जाता है। यानी कि जितना बढ़ना है उससे 60 to 100%, 100% यानी कि जितना था उतना ही स्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आजकल बहुत एक मिथ है, आप सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, इतने सारे सजेशन आते हैं। कहीं होता है कि सौंफ के पानी से आँख धोइए, चश्मा हट जाएगा, ये खाइए, किशमिश दूध में डालकर रखिए रात भर, सुबह खाइए, 1 महीने में चश्मा हट जाएगा। तो ये सारी बातें, कहीं कुछ है इसमें या सिर्फ यूं ही है? ये सारी मिथ्स ही हैं। एक बार चश्मा लग गया तो वो कोई भी चीज़ से, ऐसे खाने से या धोने से नहीं हट सकता। हाँ, अगर वो सूडो पावर है तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस करने से कुछ कम हो सकता है वो, लेकिन हट नहीं सकता।
एक्सरसाइज भी बहुत सारी आती हैं कि आप सामने पेंसिल रखिए, कैंडल रखिए, इसे देखते रहिए, बच्चों को दिखाइए, और इनका कुछ असर होता है? हाँ, एक्सरसाइजेस इसमें यूज़फुल होती हैं क्योंकि कई बार आई स्ट्रेन होता है आँखों पे, उस आई स्ट्रेन को एक्सरसाइजेस हटा सकती हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस भी तरह तरह की हैं। इनफैक्ट आजकल ऑनलाइन एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। किसी का पावर है उसके लिए, किसी के मसल वीकनेस है, सिर्फ आई स्ट्रेन है उसके लिए अलग तरह की हैं, किसी का 40 के बाद जो रीडिंग चश्मा आता है उसके लिए अलग तरह की हैं। तो हर समस्या के लिए अलग तरह की एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं। आपने रीडिंग चश्मा की बात कही, आफ्टर 40 बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते चश्मा। वो शो शायद अपनी एज को ना करना चाहते हो, या फिर ये कि वीकनेस आई है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ ऐसी कोई वीकनेस उन्हें भी हो सकती है। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? 40 के बाद सभी को चश्मा आना है। हाँ। और ये एक्सेप्ट शुरू में जैसे आपने कहा कोई भी नहीं करना चाहता, हम उन्हें बताते हैं जैसे बाल सफ़ेद हुए हैं वैसे ही आपके आँख में पावर आना ही है और इससे बचाव नहीं है। लेकिन पहले 2-3 साल जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिससे कि आई स्ट्रेन हटने के कारण 2-3 साल काम चल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली चश्मे की ज़रूरत पड़ती ही है और वो लगाना ही पड़ता है। हाँ, आजकल कुछ सालों से, करीब 7 या 8 साल से हमारे पास एक तरह का लेसिक लेज़र है जिससे इस रीडिंग चश्मे को भी हटाया जा सकता है। हर केस सूटेबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के लिए सूटेबल है, और जो लोग लकी हैं उनको ये हम लेज़र कर देते हैं और उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन लेज़र भी आप सही हॉस्पिटल में जाकर ही करवाएं, नुक्कड़ पर किसी भी क्लिनिक में जाकर नहीं। अगला सवाल होगा, अगर आँख में पावर है, क्या चश्मा ले लेना काफ़ी है या चश्मे के साथ कुछ और केयर भी आँखों की ज़रूरी है? अगर आँख में पावर आता है तो चश्मा तो लेना ही है, ये तो ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि जो चश्मे में पावर है वो वही हो जो आपको लगाने की ज़रूरत है। चश्मा भी ठीक से बना हो। कई लोगों को तो हम देखते हैं कि चश्मा ही ठीक नहीं बना है, चश्मे में भी सेंटर में पावर होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन, और वो मैच करना चाहिए आपकी आँख से। अगर डिसेंटर्ड है, किसी की आंख पास पास होती हैं, किसी की आंख दूर दूर होती हैं, अगर उन सब के लिए अलग तरह का फ्रेम होगा, अलग तरह के मेजरमेंट्स होंगे, इन मेजरमेंट्स के साथ अगर चश्मा बना है तो आपको कंफर्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि चश्मा किसी वजह से तो नहीं है। जैसे कि हो सकता है आँख में केरेटोकोनस नाम से बीमारी है, जिसमें हम ये काली पुतली हमारी जो कॉर्निया होती है वो कोन हो रही होती है। ये बीमारी भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है, केरेटोकोनस। इसमें ये जो काली पुतली है ये धीरे धीरे पतली होके कोनिंग होती जाती है, इसकी पतली आगे की तरफ जाती है और पतली होती जाती है। इससे लगातार पावर बढ़ता चला जाता है, माइनस का पावर। ये भी बहुत कॉमनली, ये एक नई तरह की चीज़ है जो पहले भी थी, अब डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है इसका। तो जब भी किसी को पावर होता है, सिलिंड्रिकल पावर स्पेशली, आपने सुना होगा एक स्फेरिकल होता है, एक सिलिंड्रिकल पावर हो, तो ऐसे में हम इसका भी एक टेस्ट करते हैं। तो चश्मे के साथ ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो रेटिना ज़रूर चेक हो, दूसरा ये कॉर्निया चेक हो कि कोई केरेटोकोनस तो नहीं है, तो कोई अंडरलाइंग बीमारी है उसका भी पता चले, जिससे उसको भी कंट्रोल किया जा सके चश्मे के साथ साथ। और आंखों में कोई जलन, खुजली, ये पानी आ रहा, रेडनेस हो गई है आंखों में, लोग जाते हैं केमिस्ट के पास, आई ड्रॉप लाते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही है या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना? सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर, मैंने तो खुद ही देखा है कि मैं केमिस्ट शॉप पे गई और मैं कुछ ले रही थी, कोई आया और उसने बोला कि मेरे आँख में लाल हो रहा है, तो केमिस्ट ने उठा के स्टीरॉयड ड्रॉप दे दिए। मैंने केमिस्ट से पूछा भी कि ये आप ड्रॉप क्यों दे रहे हैं, ये तो स्टीरॉयड है। तो उन्होंने कहा मैडम आप चुप रहिए, हमें पता है क्या देना है। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आप ऐसे करेंगे मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगी। उन्होंने कहा आप कहीं भी कर दीजिए कंप्लेन। इस तरह का एटीट्यूड था। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे ही जाके अगर मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादातर चांस है आपको स्टीरॉयड ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है स्टीरॉयड? एक तरह का ड्रग है जिससे डालते ही इमीडिएट रिलीफ आएगी किसी भी प्रॉब्लम में। आपको इमीडिएट रेडनेस है, इमीडिएटली आपकी आई वाइट हो जाएगी। आपको आई स्ट्रेन है, एकदम से आपको ठंडा ठंडा अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आपको किसी ड्रॉप से अच्छा लगने लगा तो आप इसको डालते ही चले जाएंगे। और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपने स्टीरॉयड ड्रॉप डाल ली तो आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, दोनों चीज़ें बन सकती हैं, जो कि ख़तरनाक बीमारियां हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि कभी भी 80% ऑफ टाइम जब केमिस्ट से आप जाके मेडिसिन लेंगे तो वो स्टीरॉयड देंगे, ताकि जल्दी से अगली बार प्रॉब्लम हो तो फिर उनके पास ही पहुंचे। तो इसलिए ये हमेशा अवॉइड करना है।
और अगर कई बार ऐसा भी होता है थोड़ा रेडनेस पेन हुआ, ये कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन पे कुछ छिल गया है, ऐसे में अगर स्टेरॉइड ड्रॉप डाल दी तो वो अल्सर बन जाता है। अल्सर मतलब एक सीरियस कंडीशन, वो आई ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिना सलाह के बिल्कुल मत लीजिए ड्रॉप। बिना सलाह के आप बिल्कुल कोई भी दवा ना लें, और वो भी आंखें जो बहुत सेंसिटिव है। आपके शरीर का, हमारे शरीर का सबसे अहम पार्ट अगर कहें तो गलत नहीं है, दुनिया दिखाती है यही आंखें, और आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही ना करें तो ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मोहिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई हैं। आंखों का केयर कैसे करें होली के दौरान, आफ्टर होली आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में किस तरह से आंखों का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों का, खुद का, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और साल में एक बार आई चेकअप तो ज़रूर करवा लें, और वो भी किसी हॉस्पिटल में जाकर, आई सेंटर में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। थैंक यू।